हेलो गाइस, अभिनव झा की अनोखी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं सीए फाइनल के डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का अपील एंड डिवीजन चैप्टर। यहाँ पर जीएसटी का अपील एंड डिवीजन और डायरेक्ट टैक्स का अपील एंड डिवीजन दोनों हम लोग साथ में देखेंगे ताकि आप दोनों का कंपैरिजन कर सको और चीजों को अच्छे तरीके से समझ सको। फिलहाल हम लोग बात करते हैं, जो लेफ्ट साइड में मैंने जो आपको बताया हुआ है वो किस चीज के बारे में बताया गया है, वो आपको जीएसटी के बारे में बताया गया, और राइट साइड में जो मैंने आपको बताया वो डायरेक्ट टैक्स के बारे में बताया हुआ है। यानी कि आप आइडेंटिफाई ऐसे ही करोगे कि अगर लेफ्ट साइड में दिया हुआ है तो जनरली वो आपको जीएसटी का माजरा दिया रहेगा। बाकी चीजें मैं आपको अपने आप बताऊंगा आगे चलते हुए, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनो। सबसे पहले होता है फर्स्ट एप्लेट अथॉरिटी, जो कि एप्लेट अथॉरिटी करके आप उसको पुकारते हो, कहां पर? जीएसटी में पुकारते हो, एप्लेट अथॉरिटी करके पुकारते हो। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यहां पर क्या होता है, वो ऑर्डर या डिसीजन सुनाता है जिसके अगेंस्ट में अपील किया जाता है। एपीएल 01 में, एपीएल 01 में जो आपका एसएससी होता है, टैक्स पेयर होता है, वो अपील करता है ट्रिप्लिकेट में, जो कि आपका समय सीमा रहता है जो इनका ऑर्डर डिसीजन आया उसके 3 महीनों के अंदर में, जिसका 1 महीने का एक्सटेंशन किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि एक्नॉलेजमेंट जो मिलता है वो एपीएल 02 में मिलता है, जो आपने एप्लीकेशन दिया है उसका एक्नॉलेजमेंट। फिर यहां पर बात करते हैं, जो डिपार्टमेंट अपील कर सकता है एपीएल 03 में, ट्रिप्लिकेट में अपील करता है। डिपार्टमेंट के लिए समय सीमा दी गई है 6 महीने की, जिसका 1 महीने का एक्सटेंशन किया जा सकता है। इसमें भी एक्नॉलेजमेंट एपीएल 02 में ही मिलता है। जब हम लोग एप्लीकेशन यहां पर देते हैं तो उसके साथ साथ मेमोरेंडम ऑफ अपील डाला जाता है। जनरली डायरेक्ट टैक्स में आपको ये देखने को मिलेगा। आखिर ये मेमोरेंडम ऑफ अपील क्या होता है? इसमें ग्राउंड लिखा हुआ रहता है, फैक्ट लिखा रहता है और ऑर्डर का कॉपी अटैच रहता है। ऑर्डर का कॉपी की जहां तक हम लोग बात करते हैं तो जीएसटी बोलता है कि ऑर्डर का कॉपी आपको 7 दिनों के अंदर में पहुंचाना होता है। अगर आपने 7 दिनों के अंदर में पहुंचा दिया तब तो एक्चुअल में जिस दिन आपने एप्लीकेशन दिया था उसी को डेट ऑफ एप्लीकेशन मान लिया जाएगा। नहीं, अगर ऑर्डर का कॉपी लेट से पहुंचाया तो जिस दिन देर से पहुंचाओगे 7 दिनों के बाद, 8वें दिन 9वें दिन, उस दिन को डेट ऑफ एप्लीकेशन माना जाता है। अब यहां पर बात करते हैं कि कभी कभी क्या होता है, एडजॉर्नमेंट करने की आवश्यकता पड़ जाती है किसी कारण से। तो एडजॉर्नमेंट मैक्सिमम 3 बार किया जा सकता है अगर सफिशिएंट रीजन है तो। ठीक है, अभी यहां पर जो अपील होता है अपीलेट अथॉरिटी के पास जीएसटी में, उसमें एडिशनल ग्राउंड को कंसिडर तभी किया जा सकता है जब सफिशिएंट रीजन वगैरह सब होगा उसको कंसिडर करने के। अब यहां पर रिकवरी रोकने के लिए तत्काल आपको प्री डिपॉजिट करने का प्रावधान है। प्री डिपॉजिट कितना करना पड़ता है? जितना एडमिट किया है, जितना आपने एक्सेप्ट किया है कि आपका जो है वो उतना पैसा बनता है, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, अदर अमाउंट करके। ठीक है, जो आपका डिस्प्यूट में है उसका 10% आपको जमा करना पड़ता है, जो कि सीजीएसटी के केस में मैक्सिमम 25 करोड़ का हो सकता है और आईजीएसटी के केस में आपका 50 करोड़ की सीमा दी गई है उसकी। अभी यहां पर हम लोग बात करते हैं कि ये जो अपीलेट अथॉरिटी होता है आपका, वो क्या कर सकता है। तो और अपीलेट अथॉरिटी आपका क्या कर सकता है, जो आपका डिसीजन कैसे सुनाता है, वो कंफर्म, मॉडिफाई या अनल कर सकता है डिसीजन को। सीएमए, कंफर्म, मॉडिफाई, अनल कर सकता है, लेकिन रिफर बैक नहीं कर सकता है। तो जीएसटी का अपीलेट अथॉरिटी के बारे में अभी हम लोग जान रहे हैं, वहां पर हम लोगों ने देखा कि ये रिफर बैक नहीं किया जा सकता है। इनको कोशिश करनी है कि 1 साल के अंदर में ऑर्डर सुनाने का अपीलेट अथॉरिटी को, और ये इनका जो भी ऑर्डर होगा वो स्पीकिंग ऑर्डर होगा, यानी कि सारे पॉइंट्स जो हैं वो डिटेल में बताएंगे और साथ में समरी भी इशू करना पड़ेगा। जो भी ऑर्डर समरी वगैरह सब इशू करेंगे वो एपीएल 04 में इशू करेंगे। आखिर ये अपीलेट अथॉरिटी में लोग कौन कौन होते हैं? सबसे पहले यहां पर बताया कि अगर ऑर्डर है आपका एडिशनल कमिश्नर का या ज्वाइंट कमिश्नर का, तो अपीलेट अथॉरिटी का आदमी जो होगा वो कमिश्नर अपील होगा। लेकिन अगर एसी, डीसी या फिर अदर ऑफिसर का ऑर्डर या डिसीजन के खिलाफ अपील किया जा रहा है तो अपीलेट अथॉरिटी आपका ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ अपील होगा। तो उम्मीद करता हूं कि इतनी सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अब अपील एंड डिवीजन की कहानी रुख लेती है डायरेक्ट टैक्स की तरफ। अब हम लोग यहाँ पर जो चर्चा करने के लिए जा रहे हैं वो डायरेक्ट टैक्स की चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। ये जो आपने यहाँ पर देखा जीएसटी में, ये सारा का सारा हम लोगों ने प्रोविजन देखा। एपीएल 01 फाइल करना, 3 महीने प्लस 1 महीने की समय सीमा, मेमोरेंडम ऑफ अपील, उसके बाद एडजॉर्नमेंट मैक्सिमम 3 टाइम्स हो सकता है। एडिशनल ग्राउंड तभी कवर किया जा सकता है जब सफिशिएंट रीजन है। प्री डिपॉजिट करने का प्रावधान, कंफर्म, मॉडिफाई, अनल कर देना, लेकिन रिफर बैक नहीं करना। ये जो ऑर्डर होगा वो समरी के फॉर्म में भी देना पड़ेगा और स्पीकिंग ऑर्डर होगा, सारे पॉइंट्स को बताने पड़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा कि अपीलेट अथॉरिटी किसको बोलते हैं। जरा डायरेक्ट टैक्स में हम लोग ये बात देखते हैं, जो अपील एंड डिवीजन में फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी होती है वो कमिश्नर अपील होता है। ये असेसमेंट फेसलेस होगा जिसके बारे में प्रावधान दिया हुआ है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की जब हम लोग बात करते हैं तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का कोई भी ऑर्डर,
कोई भी ऑर्डर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का एक्सेप्ट ये जो इंटरेस्ट वाला 234A, 234B, 234C है, उस ऑर्डर को छोड़कर कोई भी ऑर्डर। उसके बाद बताया गया है कि 264 का रिवीजन जो हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं कि कमिश्नर 263 और 264 सेक्शन में कैसे रिवीजन करता है। और जो डीआरपी एंड एडवांस रूलिंग है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल और एडवांस रूलिंग है, उसका छोड़कर कोई भी ऑर्डर, असेसमेंट ऑर्डर हो या रीअसेसमेंट ऑर्डर हो, सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 वाला, ठीक है, या फिर 144 या फिर 147 या फिर 153A, उम्मीद करता हूं कि असेसमेंट प्रोसीजर से ये आपको पता होगा कि ये सब असेसमेंट होता है। अगर मान लीजिए कि रेक्टिफिकेशन को भी के खिलाफ भी यहां पर अपील किया जा सकता है। जी हां, सेक्शन 154 इंक्लूडिंग सेक्शन 155 का भी रेक्टिफिकेशन यहां पर किया जा सकता है। उसके अलावा जब कभी-कभी क्या होता है कि जो नॉन रेसिडेंट का एजेंट होता है वो लायबल होता है भारत में टैक्स पे करने के लिए, वो सेक्शन 163 बताता है, तो वहां पर भी कमिश्नर अपील के अगेंस्ट में अपील किया जा सकता है, कमिश्नर अपील को अपील किया जा सकता है। फिर एक ऑर्डर होता है इंटीमेशन। इंटीमेशन आपका होता है 143 सबसेक्शन 1 वाला और टीडीएस वाला और टीसीएस वाला, ये इंटीमेशन के अगेंस्ट में भी यहां पर अपील किया जा सकता है। फिर अदर ऑर्डर एंड पेनाल्टी जो असेसिंग ऑफिसर दे सकता है, ठीक है, ये बातें यहां पर बताई गई है कि आपका किस किस ऑर्डर के खिलाफ यहां पर कमिश्नर अपील को अपील किया जा सकता है। डायरेक्ट टैक्स की बात अभी हम लोग कर रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स में किस किस ऑर्डर के खिलाफ अपील किया जा सकता है। अब यहां पर बताया गया है कि आपको जो एप्लीकेशन देना है वो डुप्लीकेट देना है, फॉर्म नंबर 35 में देना है। फॉर्म नंबर 35 में देना है विथ मेमोरेंडम ऑफ एप्लीकेशन। मेमोरेंडम ऑफ एप्लीकेशन, मैंने यहां पर क्या बोला था, मेमोरेंडम ऑफ एप्लीकेशन का मतलब ग्राउंड, फैक्ट और ऑर्डर का कॉपी, ये तीनों बात देते हैं, उसको बोलते हैं साथ में मेमोरेंडम ऑफ एप्लीकेशन करके, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं कि आप ये एप्लीकेशन तभी दे सकते हो जब आपने टैक्स वगैरह का पेमेंट किया हुआ है और रिटर्न वगैरह सब डाले हुए हैं प्रॉपर तरीके से। अगर रिटर्न नहीं डाले हैं तो पहले आपको बोला जाएगा रिटर्न डाला जाए। फिर यहां पर बात करते हैं कि यहां पर एडिशनल एविडेंस कंसीडर किया जा सकता है, जो आपका फर्स्ट एप्लीकेशन अथॉरिटी होगा वो कंसिडर करेगा, लेकिन कब कंसिडर करेगा, जब उसके रीजन होंगे। क्या क्या रीजन हो सकते हैं कि असेसिंग ऑफिसर ने एविडेंस लेने से रिफ्यूज कर दिया था, या फिर अपॉर्चुनिटी ही नहीं दिया और डायरेक्ट ऑर्डर पास कर दिया, या उस वक्त हमारे पास सफिशिएंट रीजन था कि हम नहीं दे पाए, या अभी सफिशिएंट रीजन है हमारे पास देने का, ठीक है, ये सारे कुछ रीजन होंगे, तब जाके एडिशनल एविडेंस लिया जा सकता है। फिर यहां पर बात करते हैं कि ये जो फर्स्ट एप्लीकेट अथॉरिटी कमिश्नर अपील होगा वो 1 साल के अंदर में जहां तक पॉसिबल हो ऑर्डर को कंफर्म करेगा या मॉडिफाई करेगा। ये जो फॉर्म नंबर 35 आपने डाला है ना, उसके लिए फीस भी लगता है। वो फीस हम लोग बात करते हैं कमिश्नर अपील को, आप जब कमिश्नर अपील को जब आप अपील करते हैं तो कितना फीस लगता है, साथ साथ में कंपेयर करके देखते हैं आईटीएटी को जब अपील करेंगे तो कितना फीस लगेगा, वहां पर भी फीस लगेगा। वो फीस मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूं। कमिश्नर अपील के केस में बोलता है कि 1 लाख तक का मामला हो तो 250 रुपए लगेगा, 1 लाख से 2 लाख तक का मामला हो तो 500 रुपए लगेगा, और 2 लाख से ऊपर का मामला है तो 1000 रुपए लगेगा। यहां पर 1 लाख, 2 लाख और 2 लाख से अबव, यानी कि 1 लाख से 2 लाख के बीच का मामला होगा तो फिर यहां पर आपका ये 500 होगा। ये टैक्स इफेक्ट की बात कर रहा है। उसके बाद जहां तक हम लोग बात करेंगे कि आईटीएटी के केस में यही बात बताई गई कि 1 लाख तक में 500 रुपए और 1 लाख से 2 लाख तक में 1500 रुपए, और 2 लाख से ऊपर का मामला होगा तो 1% ऑफ इनकम, यानी कि 1% ऑफ इनकम, जितना भी इनकम होगा ना, जो भी आपका नेट प्रॉफिट है उसका 1%, मैक्सिमम 10,000 तक, लेकिन 10,000 तक मैक्सिमम। ये आईटीएटी को अपील करने का फीस है, ठीक है, ये आईटीएटी को अपील करने का फीस है। अब यहां पर बात करते हैं कि आईटीएटी और कमिश्नर अपील ये कौन कौन से ऑर्डर एक्चुअली में पास कर सकते हैं डायरेक्ट टैक्स के हिसाब से। ये आपका इंक्वायरी कर सकते हैं, इनका पास पावर होता है, डिले को कंडोन कर सकते हैं, डिमांड को स्टे कर सकते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि स्टे डिमांड कराने के लिए भी 500 रुपए का फीस लगता है। एडिशनल एविडेंस को कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद आपका रूलिंग रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर डिसीजन के 6 महीने के अंदर में ये रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, कंफर्म एंड मॉडिफाई कर सकते हैं। आईटीएटी यहां पर इनहेंस नहीं कर सकता, आईटीएटी कांट इनहेंस, कंफर्म एंड मॉडिफाई दोनों करेगा, ऑर्डर जो आईटीएटी हो या कमिश्नर अपील हो दोनों करेगा, लेकिन आईटीएटी इनहेंस नहीं कर सकता है। फिर जहां तक बात करते हैं कि रिफर बैक करना और अवार्ड कॉस्ट डिसाइड करना, ये केवल आईटीएटी कर सकता है, ये कमिश्नर अपील नहीं कर सकता है। उसके बाद यहां पर हम लोग बात करते हैं रिव्यू दोनों में से कोई नहीं कर सकता है, रिव्यू दोनों में से कोई नहीं कर सकता है। ये आपका सुपर फास्ट डिवीजन है। यहां पर मैंने सारी बातें आपको बता दी है, उम्मीद करता हूं बैक करके आप चीजों को सुनोगे। अभी हम लोग बात करते हैं जीएसटी के बारे में, वापस से आते हैं। जीएसटी में एक कंसेप्ट होता है रिविजनल अथॉरिटी का, ठीक है, रिविजनल अथॉरिटी का। यहां पर क्या होता है कि अपने सबऑर्डिनेट्स के डिसऑर्डर या डिसीजन को रिवाइज करने के लिए, कि कहीं उनका ऑर्डर या डिसीजन, जो छोटे उनके लोग हैं पोस्ट के, उनका ऑर्डर या डिसीजन कहीं इलीगल तो नहीं है, कहीं इम्प्रॉपर तो नहीं है, कहीं
इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू के खिलाफ तो नहीं जा रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को या फिर जो सर्कुलर आया था जिसमें ऑर्डर, डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन था उसको कंसिडर ना करके डायरेक्टली आपका जो है वो आपका डिसीजन सुना दिया गया, तो उसको इलीगल, इम्प्रॉपर या फिर नॉट इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू कहा गया। तो ये जो आपका डिविजनल अथॉरिटी होता है वो एडिशनल या ज्वाइंट कमिश्नर का जो डिसीजन होता है उसके केस में कमिश्नर, और एसीडीसी अदर के केस में एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर, ये लोग रिविजनल अथॉरिटी होते हैं। ठीक है, ये लोग रिवाइज करते हैं। अभी बात करते हैं कि रिवीजन कब किया जा सकता है। ये ओन मोशन में किया जा सकता है या फिर कोई कमिश्नर रिक्वेस्ट किया है तब किया जा सकता है। ठीक है, यहां पर जीएसटी की बात हम लोग कर रहे हैं। रिवाइज ओन मोशन में किया जा सकता है या फिर कमिश्नर रिक्वेस्ट करेगा तब किया जा सकता है। लेकिन हाँ, रिवीजन का एक शर्त है कि रिवीजन 6 महीने बीतने के बाद किया जा सकता है ऑर्डर या डिसीजन के। लेकिन ऑर्डर या डिसीजन के 3 साल नहीं बीते होने चाहिए, मतलब 3 साल से पहले और 6 महीने के बाद ही किया जा सकता है। अब रिवाइज करने टाइम में इनहैंस, मॉडिफाई, एनल किया जा सकता है, और कोई भी डिसीजन अगर खिलाफ में जा रहा हो टैक्स पेयर के तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उसको देना जरूरी है। उसके बाद यहां पर बात करते हैं कि आपका रिवीजन नहीं किया जा सकता है कि अगर मान लीजिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सामने में मामला पेंडिंग है और उसके कवर्ड पॉइंट है, या फिर अपीलेट अथॉरिटी या ट्राइब्यूनल के मामले सामने पेंडिंग है, या फिर पहले से रिवाइज कर चुका था, या फिर रिवाइज करने के लिए वो मैटर पहले से लेट रखा है और वो पेंडिंग है, इन सब मामलों में रिवीजन नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट टैक्स के ऊपर। वहां पर रिवीजन का क्या प्रावधान है जरा देखते हैं। वहां पर रिवीजन डायरेक्ट टैक्स में सेक्शन 263 और सेक्शन 264 में किया जा सकता है, वो भी आपका चीफ कमिश्नर या फिर कमिश्नर कर सकता है। अब यहां पर बात करते हैं सेक्शन 263 की। सबसे पहले ये चीफ कमिश्नर या कमिश्नर के ओपिनियन में अगर लगा कि केस प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है या फिर इरोनियस है, या प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू या इरोनियस में सेम बात बताई गई कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी डिसीजन वगैरह को कंसिडर नहीं किया गया है, या फिर सर्कुलर का ऑर्डर, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन वगैरह को बिना रखे हुए या फिर बिना इंक्वायरी किए हुए ऑर्डर या रिफंड का ऑर्डर सुना दिए हो, यानी कि आपका इसको बोलते हैं केस, यानी कि केस प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू या फिर इरोनियस है, तो रिवीजन का ख्याल आता है किसको, कमिश्नर को या फिर चीफ कमिश्नर को। ठीक है, अभी यहां पर बात करते हैं कि ये कब कर सकते हैं। जब असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर जिसको रिवाइज करना चाहते हैं ना, उस फाइनेंशियल ईयर के 2 सालों के अंदर में कर सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर एंड के 2 सालों के अंदर में कर सकते हैं। रिवाइज करते वक्त इनहैंस, मॉडिफाई, कैंसिल और रिवर बैक भी कर सकते हैं। रिवाइज करते वक्त इनहैंस, मॉडिफाई, उसके बाद जो है ना एनल और रिफर बैक भी कर सकते हैं। अभी आईटीएटी यहां पर जो है ना, इस रिवीजन के खिलाफ आप आईटीएटी के पास केस करने के लिए जा सकते हो, ये बात साफ साफ करके बोला गया है। फिर जहां पर हम लोग बात करते हैं रिवीजन की, सेक्शन 264 के रिवीजन की बात करते हैं। सेक्शन 264 का रिवीजन यहां पर इसको भी चीफ कमिश्नर या फिर कमिश्नर करता है ओन मोशन में, या फिर उसको एप्लीकेशन दिया गया है। ये जो रिवीजन होता है वो एसएससी के इंटरेस्ट में होता है, और ये जो आपका रिवीजन था सेक्शन 263 वाला वो डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट में होता है। प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपार्टमेंट होगा तभी जाके ये रिवीजन किया जाएगा, लेकिन ये एसएससी के इंटरेस्ट में होता है, और एसएससी के इंटरेस्ट में भी ओन मोशन में कमिश्नर कर सकता है ये एप्लीकेशन देने पर। लेकिन यहां पर बात करते हैं कि आपका लेकिन शर्त यह है कि कहीं पर ये पेंडिंग होना चाहिए, कहीं पर डिसाइडेड वगैरह नहीं होना चाहिए। ये एप्लीकेशन, ये जो है ना आपका मामला पेंडिंग होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कि एसएससी के पास ऑप्शन होता है जब वो एग्राइव्ड होता है, जब वो परेशान होता है, तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो कमिश्नर अपील के पास जाके अपील करो जिसका प्रावधान हमने पहले ही देख लिया, या फिर सेक्शन 264 में जाओ। सेक्शन 264 में कब जा सकते हो, जब कमिश्नर अपील का जो अपील करने का टाइम लिमिट 30 डेज का था वो एक्सपायर हो चुका है, लेकिन बट विद इन 1 ईयर। ठीक है, 1 सालों के अंदर में ही जा सकते हो ऑर्डर के, लेकिन 30 दिन एक्सपायर होने के बाद जा सकते हो। अब यहां पर बात करते हैं कि आपका, यहां पर बात करते हैं कि ओन मोशन में किया तो ऑर्डर डेट के 1 साल के अंदर में देखा जाएगा, लेकिन अगर एप्लीकेशन से किया तो ऑर्डर रिसीव होने वाले डेट के 1 साल के अंदर में देखा जाएगा। ये क्लियर किया। यहां पर आपने साफ साफ देखा कि ओन मोशन में भी कर सकता है। अगर ओन मोशन में कमिश्नर या फिर चीफ कमिश्नर ने किया 264 का रिवीजन, तब तो फिर ऑर्डर डेट से ही 1 साल देखा जाएगा, लेकिन अगर एप्लीकेशन पे देखा तो ऑर्डर रिसीव जब हुआ था ना टैक्स एसएससी को, उस दिन से देखा जाएगा। ठीक है, यहां पर मैं आपको फिर से गौर करवा दूं कि यहां पर जो समय सीमा आपने देखी थी वो कितने दिनों की देखी थी। यहां पर एप्लीकेशन जो है वो देना है वो 30 डेज के अंदर में देना रहता है। यहां पर एप्लीकेशन जो है वो 30 डेज के अंदर में देना रहता है। शायद ये बात मैंने यहां पर लिखी नहीं, मैं आपको फिर से बता देता हूं। तो ये जो कमिश्नर अपील को जो अपील किया जा सकता था वो 30 डेज के अंदर में किया जाता है, प्लस एक्सटेंशन अगर चाहे तो दिया जा सकता है यहां पर। ठीक है,
अभी यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे थे कि ये जो आपका 264 की बात हम लोग कर रहे थे, ये कब होगा? ओनली आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 डेज, यानी कि कमिश्नर अपील को अपील करने का जो डेट है उसके बाद ही किया जा सकता है। लेकिन 1 सालों के अंदर में स्यू मोटो है तो ऑर्डर डेट से, और अदर है तो फिर आपका ऑर्डर रिसीव होने के डेट के 1 सालों के अंदर में किया जा सकता है। इसका डिफरेंस भी हम लोग अभी यहाँ पर देखेंगे कि 263 और 264 में वाकई में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि 263 में जो जो अपील करने का मैटर है, ठीक है, यहां पर हम लोग एक बार डिफरेंस अलग से देख लेते हैं। लास्ट में मैंने करके लिखा हुआ है, उसको देख लेते हैं। सेक्शन 263 क्या बोलता है कि ये कब कब किया जाता है? जब रेवेन्यू के प्रेजुडिस होता है, तो रेवेन्यू के खिलाफ होता है ऑर्डर या डिसीजन, तब 263 किया जाता है। लेकिन एसएससी के खिलाफ होता है तो 264 किया जाता है। यहां पर बात करते हैं कि अपील, यहां पर बोलते हैं कि 263 के खिलाफ आईटीएटी के पास हम अपील कर सकते हैं, लेकिन 264 के खिलाफ किसी के पास अपील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर अपनी मर्जी से 264 में एसएससी ने स्वीकार किया हुआ है। उसके बाद यहां पर बात करते हैं कि 263 के बाद 264 पॉसिबल है, 63 के बाद 64 का दरवाजे में जाना पॉसिबल है। लेकिन एक बार आगे का दरवाजे में चले गए, 264 वाले दरवाजे में चले गए, तो बैक करके 263 वाले दरवाजे में नहीं आ सकते हैं। फिर यहां पर बात करते हैं कि रिवीजन यहां पर कैसे किया जाता है। यहां पर सू मोटो कर सकता है ऑफिसर लोग, चीफ कमिश्नर या कमिश्नर, और यहां पर नोटिस करवाया है असेसिंग ऑफिसर ने। यहां पर सू मोटो कर सकता है 264 को, या फिर एप्लीकेशन मिलेगा किसके द्वारा? एसएससी के द्वारा। टाइम लिमिट क्या है? रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर के एंड के 2 सालों के अंदर में यहां पर ये आपका 263 का रिवीजन करना पड़ता है। लेकिन यहां पर बोलता है कि 263 का रिवीजन जो है वो 1 साल तक किया जा सकता है, मतलब लेकिन कमिश्नर अपील का 30 डेज बीत जाना चाहिए, लेकिन 1 साल बीता नहीं रहना चाहिए। किसका? ये जो आपका ऑर्डर का, जो असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर था उसका, सुमोटो के केस में और अदर केस में जो भी आपने एप्लीकेशन दिया है उस एप्लीकेशन के डेट से। ठीक है, अभी यहां पर कहानी जो है हम फिर से पीछे की तरफ चलते हैं और हम लोग बात करते हैं यहां पर एप्लीट ट्राइब्यूनल के बारे में। एप्लीट ट्राइब्यूनल की जो कहानी अब हम लोग देखेंगे वो जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। उसके बाद हम लोग किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे? उसके बाद डायरेक्ट टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। जीएसटी में सेक्शन आपका 109 से लेकर 112 आता है, एप्लीट ट्राइब्यूनल की पूरी कहानी बताता है। सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 109 से 112 आता है। यहां पर एप्लीट ट्राइब्यूनल बोला गया है 2 टायर होता है। 2 टायर में कौन कौन सा होता है? एक नेशनल रीजनल बेंच होता है, जो बेंच मतलब पैनल ऑफ जज, ठीक है, जिसमें अगर ये नेशनल या रीजनल बेंच के पास तभी जाएगा मामला जब मिनिमम एक प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर कम से कम होना चाहिए इन्वॉल्व, तब जाके नेशनल बेंच के पास जाएगा। बाकी केस में स्टेट या एरिया बेंच के पास ही मैटर रहेगा। यहां पर हम लोग बात करते हैं कि एक सिंगल मेंबर बेंच जो है वो डील कर सकता है मैटर अप टू 5 लाख, लेकिन अगर उसको प्रेसिडेंट अलाउ किया तब सिंगल मेंबर बेंच भी इसको डील कर सकता है। फिर यहां पर बात करते हैं कि जो एप्लीट ट्राइब्यूनल होता है उसके पास कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का पूरा पावर होता है, लेकिन उसको बाइंड नहीं होता है एक्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का पूरा पावर इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिन ऑन ओथ वगैरह सब के लिए कर सकता है। फिर यहां पर बात करते हैं कि आपका जो एप्लीट ट्राइब्यूनल का ऑर्डर होता है वो जुडिशियल ऑर्डर होता है, लेकिन लोकल कोर्ट को इससे यहां पर पहले सर्टिफाई करवा लेना पड़ता है। फिर ये जो एप्लीट ट्राइब्यूनल है वो आपका 50,000 तक का मामला हो तो उसका डिस्क्रेशन है कि वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया, लेकिन 50,000 के ऊपर का मामला आपका एक्सेप्ट करता है। उसके बाद यहां पर बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि जो भी आपका जो आपका जो ट्राइब्यूनल है, ठीक है, ट्राइब्यूनल है उसमें जो मेंबर की कोई वैकेंसी या फिर मेंबर का ज्वाइनिंग में कोई डिफेक्ट वगैरह, ये ग्राउंड नहीं हो सकता है ऑर्डर को इनवैलिड करार देने का कि मेंबर के ज्वाइनिंग में डिफेक्ट था या फिर वैकेंसी थी किसी पोस्ट पर, ये आपका रीजन नहीं हो सकता है। फिर यहां पर बात करते हैं कि जो यहां पर एप्लीकेशन कैसे दिया जाएगा, एप्लीट ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन दिया जाएगा एपीएल 05 में इलेक्ट्रॉनिकली दिया जाएगा। ठीक है, टैक्सेबल पर्सन के लिए जो आपका सीमा दिया गया है वो ऑर्डर या डिसीजन के जो आपका जो प्रीवियस एप्लीट अथॉरिटी था उसका ऑर्डर या डिसीजन के खिलाफ यहां पर अपील किया जाएगा। उनके ऑर्डर या डिसीजन के 3 महीने के अंदर में प्लस 3 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है। लेकिन डिपार्टमेंट अपील की बात करते तो 6 महीने के अंदर में, लेकिन एक्सटेंशन बिल्कुल नहीं मिलेगा। डिपार्टमेंट के केस में आप ट्राइब्यूनल को अपील करो तो एक्सटेंशन बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो बंदा अपील करेगा उसका जो अगला बंदा होगा दूसरे साइड का पार्टी होगा, जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप रिस्पोंडेंट बोलते हो। रिस्पोंडेंट यहां पर मोको फाइल करता है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करता है। ठीक है, कभी भी एप्लीट ट्राइब्यूनल के पास जाओगे डीटी जीएसटी दोनों में, तो जो रिस्पोंडेंट दूसरा पार्टी होगा, आपने केस किया तो अगला पार्टी जो होगा वो क्या करेगा, वो मोको फाइल करता है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। वो 45 डेज का टाइम लिमिट उसके लिए दिया गया है, उसके लिए कोई फीस नहीं लगता है, और इस 45 डेज को ट्राइब्यूनल चाहे तो 45 दिनों के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं।
ठीक है, अभी यहां पर बात करते हैं कि जो आपका एप्लेट ट्राइब्यूनल को यहां पर आप अगर एप्लीकेशन देना चाहते हो तो आपको फीस लगता है। फीस कितना लगता है? 1000 रुपए हर लाख के लिए फीस लगता है, लेकिन मैक्सिमम आपका 25,000 तक फीस जाएगा, 25,000 से एक्सीड नहीं करेगा, यानी कि 1000 रुपए पर लाख तक का आपका फीस लगता है। एप्लेट ट्राइब्यूनल के केस में भी जीएसटी बोलता है प्री डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, जितना अमाउंट आपने एडमिट कर लिया है उतना तो करवाना ही पड़ेगा। उसके अलावा जो डिस्प्यूट में अमाउंट है उसका 20% करवाना पड़ेगा, लेकिन उस 20% की भी सीमा लिमिटेड है। सीजीएसटी के केस में आपका 50 करोड़ मैक्सिमम और एसजीएसटी के केस में 100 करोड़ मैक्सिमम आपका ये अमाउंट है। ठीक है, मैक्सिमम 3 टाइम यहां पर भी अजॉर्नमेंट हो सकता है और कंफर्म मॉडिफाई एनल कर सकता है। 1 साल के अंदर में कोशिश करना है अपना एप्लेट ट्राइब्यूनल को अपना डिसीजन वगैरह सब सुना देने का। ठीक है, अगर मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है तो 3 महीनों के अंदर में उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, 3 महीनों के अंदर में इसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। डायरेक्ट टैक्स में आप ये सीमा देखोगे तो ये सीमा टाइम लिमिट की 6 मंथ की है। फिलहाल हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की तरफ। यहां पर आईटीएटी का प्रावधान कैसे कैसे है और यहां पर जो आईटीएटी होता है, ट्राइब्यूनल होता है, उसको कैसे कैसे करके हम लोग उसके पास अपील वगैरह करते हैं। अगर मान लीजिए कमिश्नर ऑर्डर के अपील से आप जो है ना सहमत नहीं हो, या फिर डीआरपी का मामला है जो कि वहां पर एक्सेप्शन में दिया गया था, कमिश्नर अपील में बोला गया था इसके पास आप जा नहीं सकते हो। डीआरपी का मामला है 144C का, या फिर 263 डिवीजन का मामला है। आपने देखा था 263 में साफ लिखा हुआ था कि आईटीएटी के पास आप जा सकते हो। तो उस सिचुएशन में यहां पर क्या होगा, चीफ कमिश्नर या फिर कमिश्नर या फिर डायरेक्टर जनरल, जो भी आपका डायरेक्टर जनरल है, ठीक है, अब ये सब क्या करेगा, 60 दिनों के अंदर में प्लस एक्सटेंशन, ठीक है, इनके ऑर्डर, ये इन लोगों के ऑर्डर के खिलाफ भी, मतलब इतने सारे ऑर्डर हैं, कमिश्नर अपील का ऑर्डर, डीआरपी का ऑर्डर, 263 का रिवीजन, उसके बाद जो है ना चीफ कमिश्नर, कमिश्नर या फिर डायरेक्टर जनरल, इन सब के खिलाफ क्या करोगे आप, 60 दिनों के अंदर में उनके ऑर्डर के आईटीएटी चाहेगा तो डेज एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, आईटीएटी चाहे तो डेट एक्सटेंड कर सकता है। अब यहां पर आप देख सकते हो कि आपको ये जो बताया गया था वो बताया गया था 3 महीने प्लस 3 महीने की समय सीमा के अंदर, और डिपार्टमेंट के केस में डिपार्टमेंटल अपील 6 मंथ के अंदर में जाना था। यहां पर सिर्फ 60 डेज का टाइम दिया गया है। कहां, तो यहां पर 3 महीने, अगर यहां पर आपका 60 दिन मतलब 2 महीने के आसपास हो गए, प्लस एक्सटेंशन मिल सकता है। ठीक है, फॉर्म नंबर 36 डालना पड़ेगा यहां पर आपको आईटीएटी को अपील करने के लिए। आपका कमिश्नर अपील के लिए फॉर्म नंबर 35 था। साथ में आपको मेमोरेंडम ऑफ जो आपका अपील होगा वो डालना पड़ेगा। मेमोरेंडम ऑफ अपील में 3 बातें होती हैं, फैक्ट, ग्राउंड और ऑर्डर का एक कॉपी होता है। फिर यहां पर बात करते हैं कि इसमें बोला गया कि मो को मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करना पड़ेगा अगला पार्टी को, यानी कि जो आपका रिस्पोंडेंट होगा, डिफेंडेंट होगा, उस पार्टी को, वो भी आपका 30 दिनों के अंदर में। इसके लिए फीस नहीं लगता है, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन के लिए फीस अलग से नहीं लगता है। अब वहां पर जो जीएसटी में आपने मोको के बारे में देखा था, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन में 45 दिनों की समय सीमा दी गई थी कि 45 डेज के अंदर में मोको फाइल करना पड़ता है, प्लस 45 दिनों का एक्सटेंशन होता है। लेकिन यहां पर 30 दिनों की समय सीमा दी गई, एक्सटेंशन की कोई बात नहीं की गई है। फिर यहां पर बात करते हैं कि आपका जो भी ट्राइब्यूनल होगा वो क्या करेगा, हाईएस्ट वोट होगा उस हिसाब से डिसाइड करेगा। लेकिन किसी मैटर पर अगर इक्वल वोट हो जाता है मेंबर लोगों का तो प्रेसिडेंट फाइनल वोट देकर मामला को सेटल करेगा। प्रेसिडेंट इक्वल वोट हो जाता है तो प्रेसिडेंट फाइनल वोट देकर मामला को सेटल करेगा। फिर हम लोग यहां पर स्टे के बारे में प्रावधान अलग से दिया गया है। डायरेक्ट टैक्स में स्टे के बारे में बोला गया है कि आईटीएटी 500 रुपए का फीस जमा करेगा, प्लस 20% जो है वो आप 500 रुपए का फीस जमा करो, प्लस 20% जो आपका अमाउंट पेंडिंग है उसको पेमेंट कर दो, तो आपको स्टे मिल जाएगा 180 दिनों के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए डिपार्टमेंट की तरफ से मिस्टेक है तो फिर आपको एक्सटेंशन भी मिलेगा। अगर इफ ओनली इफ डिपार्टमेंट मिस्टेक की वजह से आपका प्रॉब्लम हुआ है तो मैक्सिमम 365 डेज के लिए स्टे मिलता है। ठीक है, अभी यहां पर बात करते हैं कि ये आपका जो ट्राइब्यूनल होता है कंफर्म, मॉडिफाई, एनल कर सकता है और सेट असाइड कर सकता है। इसको 4 साल की समय सीमा दी गई है। यहां पर आपका आईटीएटी है ना, उसको 4 साल की समय सीमा दी गई है। किस दिन से, एप्लीकेशन वाले फाइनेंशियल ईयर एंड के 4 सालों के अंदर में। सेक्शन 154 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपको याद होगा, इसी तरह कुछ बताता है कि वो वाले फाइनेंशियल ईयर के 4 सालों के अंदर में कंफर्म, मॉडिफाई, एनल या सेट असाइड कर सकता है आईटीएटी। फिर अगर उनका प्रॉब्लम उनको पता चलता है कि मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड वगैरह था तो उसको रेक्टिफाई भी कर सकता है। लेकिन आईटीएटी जो ऑर्डर है उसके 6 महीनों के अंदर में ओन मोशन में या फिर एप्लीकेशन को ही देना चाहिए। ठीक है, फिर यहां पर बात करते हैं जो फीस एंड पावर है वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। हमने फीस देखा था क्या, तो फिर से एक बार फीस को आप रिपीट करो। फीस में देखा था आईटीएटी के लिए 1 लाख तक 500 रुपए फीस, 1 लाख से 2 लाख तक 1000 रुपए फीस, और 2 लाख से ऊपर का मामला है तो 1% ऑफ इनकम मैक्सिमम 10,000 तक फीस लगता था। ठीक है, तो ये आईटीएटी के बारे में आपने जाना कि फीस किस तरह से लगता था। और पावर तो हम लोगों ने वहीं
वहीं पर देखा था कि जो भी पावर थे दोनों में कॉमन थे, जो अलग पावर थे मैंने बता दिया था। कमिश्नर अपील और आईटीएटी का पावर इंक्वायरी करने का, डिले कंडोन करने का, उसके बाद स्टे डिमांड पर स्टे ऑर्डर लगाने का, एडिशनल एविडेंस का, फिर उसके बाद जहां रेक्टिफाई करने का 6 महीने के अंदर में, रिकॉल करने का, कन्फर्म एंड मॉडिफाई करने का। लेकिन आईटीएटी कांट इनहेंस, आईटीएटी बढ़ा नहीं सकता, इनहेंस नहीं कर सकता है। ये बात मैंने बताई थी कि वो इनहेंस नहीं कर सकता, मॉडिफाई करने में रिड्यूस कर सकता है, पर आईटीएटी इनहेंस नहीं कर सकता है। फिर ये रिफर बैक और अवार्ड का कॉस्ट डिसाइड करना, मतलब अवार्ड डिसाइड करना, ये केवल आईटीएटी कर सकता है। अवार्ड कमिश्नर अपील नहीं दे सकता, और या रिफर बैक भी कमिश्नर अपील नहीं कर सकता है। रिव्यू दोनों में से कोई नहीं कर सकता, ना कमिश्नर अपील कर सकता है और ना आईटीएटी कर सकती है। ये सारे डायरेक्ट टैक्स के मामले हम लोगों ने यहां पर देखे। आप बार बार वीडियोस को सुनोगे तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो है ना दोनों बातों को मैंने एक साथ मिक्स करके आपको बताया है। एक तरह से कंपैरेटिव एनालिसिस आप इसको बोल सकते हो, ताकि आपको चीजें आराम से जो है ना वो समझ में आए, दोनों अपील एंड रिवीजन एक साथ आपका कंप्लीट हो जाए। अब एप्लीट ट्रिब्यूनल में हम लोग जीएसटी की बात करते हैं, जीएसटी की बात करते हैं एप्लीट ट्रिब्यूनल में, तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट का मामला जब तक जाएगा, जब प्लेस ऑफ सप्लाई का कोई भी मैटर होगा तो वो नेशनल बेंच वाला मामला एप्लीट ट्रिब्यूनल से सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट चला जाएगा। बाकी मामले हाईकोर्ट होते हुए जाएंगे। हाईकोर्ट में 180 दिनों के अंदर में जाना पड़ेगा, और 180 दिनों की समय सीमा को हाईकोर्ट एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए। और अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ के साथ साथ फिट केस लगा और हाईकोर्ट इसको रिजॉल्व नहीं कर पाया, तो तब वो मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, तब वो मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। मिनिमम 2 बेंच हाईकोर्ट का डिसाइड करता है, जिसमें मेजोरिटी का डिसीजन जो है वो माना जाता है। अभी आईटीएटी मान लो हम लोग बात करते हैं किसकी तरफ, डायरेक्ट टैक्स की तरफ, तो हाईकोर्ट के लिए समय सीमा दी गई है 90 दिनों के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए सीमा दी गई है यहां पर 90 डेज के लिए सुप्रीम कोर्ट की समय सीमा। हाईकोर्ट के डिसीजन या ऑर्डर के 90 दिनों के अंदर में सुप्रीम कोर्ट जाना रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हाईकोर्ट जाने का मामला है तो 120 दिनों का टाइम लिमिट है कि ट्राइब्यूनल वगैरह के अगेंस्ट में 120 दिनों के अंदर में, प्लस एक्सटेंशन चाहे तो हाईकोर्ट आपको कर सकती है। आपको हाईकोर्ट जाना है। सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट दोनों के पास रिव्यू का पावर होता है, वो नए एविडेंस को भी कंसिडर कर सकता है, मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड को भी ठीक कर सकता है, और अदर सफिशिएंट ग्राउंड्स को भी ले सकता है। ठीक है, तो यानी कि हाईकोर्ट के केस में आपका कितने दिनों का टाइम लिमिट है, आईटीएटी के ऑर्डर के 120 दिनों का टाइम लिमिट है। हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाना है तो हाईकोर्ट ऑर्डर के 90 दिनों के अंदर में सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। ठीक है, ये बातें यहां पर बताई गई है। फिर यहां पर बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स के। डायरेक्ट टैक्स में बोला गया है कि डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कुछ कुछ मामलों में कि आप डिपार्टमेंटल अपील नहीं करोगे इस अमाउंट से, अगर कम हुआ तो। यहां पर टैक्स इफेक्ट अगर 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का है तो आपका डिपार्टमेंटल अपील कौन करेगा, आईटीएटी करेगा। 1 करोड़ से ऊपर, 1 करोड़ से ऊपर का मामला पर 2 करोड़ तक तब हाईकोर्ट जाएगा, और 2 करोड़ से ऊपर का मामला है तभी सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। डिपार्टमेंट अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा इसे नीचे के अमाउंट को। साफ साफ बोल दिया गया है कि डिपार्टमेंट 50 लाख से 1 करोड़ तक का मामला हो तो आईटीएटी तक जाएगा, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक का मामला हो तो हाईकोर्ट के पास जाएगा, 2 करोड़ से ऊपर का मामला होगा तभी सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। इसका मतलब यहां पर जो इनका इंटरनल ये आपका पॉलिसी बनाया हुआ है इन्होंने डायरेक्ट टैक्स में कि भाई साहब इससे ऊपर रहेगा मामला तभी जाके ये डिपार्टमेंटल अपील करना है। लेकिन ये जो अमाउंट में फॉल नहीं किया, इसकी वजह से अगर आप अपील नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि डिबार्ड हो गया, मतलब डिपार्टमेंट बाद में अपील ही नहीं कर सकता। उस एसएससी के खिलाफ अदर केस में, सेम एसएससी के खिलाफ अदर मैटर में वो जा सकता है, या फिर अदर एसएससी के खिलाफ सेम मैटर में भी जा सकता है, बशर्ते कि ये सीमा जो है ना वो उनको इंटरनल गाइडलाइंस की तरह दी गई है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि लॉ में उनको डिबार्ड किया जाता है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने अपील एंड डिवीजन चैप्टर को कंप्लीट किया, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों का। उम्मीद करता हूं कि आप इसको वीडियो को बार बार सुनोगे, देखोगे और एक बार अच्छे तरीके से खुद से रीड करोगे ताकि आपको चीजें याद हो जाए। मैंने बहुत फास्ट में बताया क्योंकि ये सुपर फास्ट एग्जाम डे से पहले सुनने के लिए ही मैंने ये आपको ये वीडियो बना के दिया है। अगले वीडियो तक के लिए जयराम जी की।